अस्सलाम वालेकुम। आज हम बड़ा ही अहम और कंसेप्चुअल टॉपिक डिस्कस करेंगे, माइटोसिस। माइटोस का मतलब है थ्रेड, धागानुमा। ये एक ऐसी सेल डिवीजन है जिसमें पेरेंट सेल से दो डॉटर सेल बनते हैं और दोनों बनने वाले डॉटर सेल में क्रोमोसोम की तादाद वही होगी जो कि पेरेंट सेल में है। अगर तो पेरेंट सेल हैप्लॉइड है तो डॉटर सेल भी हैप्लॉइड बनेंगे, और अगर पेरेंट सेल डिप्लॉइड है तो डॉटर सेल भी डिप्लॉइड बनेंगे। इसका मतलब है माइटोसिस हैप्लॉइड और डिप्लॉइड दोनों सेल्स में हो सकती है। अब माइटोसिस की मजीद दो स्टेजेस हैं, एक है कैरियोकाइनेसिस और एक है साइटोकाइनेसिस। कैरियो लफ्ज़ कैरियोन से निकला है जिसका मतलब है न्यूक्लियस, और काइनेसिस का मतलब है मूवमेंट। तो इसमें ये जो सेल है इसका सिर्फ न्यूक्लियस जोन सा है वो दो में तकसीम हो जाता है, सेल एक ही रहता है। जबकि साइटोकाइनेसिस में एक सेल से दो सेल अलग-अलग बन जाते हैं। अब कैरियोकाइनेसिस की मजीद चार स्टेजेस हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। अब इनको डिस्कस करने से पहले हम यहाँ पे ये एक सेल देख लें जो कि इंटरफेज मुकम्मल कर चुका है। याद रहे सेल साइकिल के दो स्टेजेस हैं, एक इंटरफेज और एक माइटोटिक फेज। इंटरफेज को हम डिस्कस कर चुके हैं। अब ये सेल नज़र आ रहा है, ये बाहर सेल मेम्ब्रेन है, अंदर साइटोप्लाज्म है, ये न्यूक्लियस नज़र आ रहा है जिसके अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म होगा, ये न्यूक्लियोलस नज़र आ रहा है। अब जब सेल डिवाइड नहीं हो रहा होता तो सेल के जो क्रोमोसोम है ना वो बिखरे हुए धागों की शक्ल में नजर आते हैं, जिनको हम कहते हैं क्रोमाटिन। ये दरअसल नजर नहीं आते, जब हम इनकी स्टेनिंग करते हैं तो तब ये स्टेन की वजह से नजर आते हैं। तो ये क्रोमाटिन बिखरे हुए धागे हैं। और जब सेल ने डिवाइड होना होता है तो क्रोमाटिन कंडेंस होके इकट्ठे होके तरतीब में आकर नजर आने लगते हैं, जिन्हें हम क्रोमोसोम कहते हैं। ओके, अब हम प्रोफेज में देखते हैं सबसे पहले कौन सी तब्दीलियां आती हैं। सबसे पहले बात करते हैं सेंट्रोसोम की। याद रहे ये जो सेंट्रियोल का पेड़ है ये जेली लाइक मटेरियल के अंदर होता है जिसको हम सेंट्रोसोम कहते हैं। तो ये सेंट्रियोल डुप्लीकेट कर चुके थे, यानी दो सेंट्रोसोम बन चुके थे। तो सबसे पहले सेंट्रोसोम ऑपोजिट पोल की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं। इनके अंदर ये माइटोटिक स्पिंडल बनना शुरू हो जाते हैं। ये न्यूक्लियर इनवेल्प जोन सा ये डिसअपियर होना शुरू हो जाता है, देखें आपको टूटता हुआ नजर आ रहा है। क्रोमाटिन कंडेंस होना शुरू हो जाते हैं और ये क्रोमोसोम की शक्ल में विजिबल होना शुरू हो जाते हैं। और याद रहे जैसा कि हमने इंटरफेज की एस फेज के अंदर पढ़ चुके थे कि हर क्रोमोसोम डुप्लीकेट कर चुका है और क्रोमोसोम अपनी कॉपीज तैयार कर चुका है, यानी हर क्रोमोसोम दो सिस्टर क्रोमाटिड्स पर मुश्तमिल है। ये आपको नजर आ रहे हैं दो क्रोमाटिड्स, ये कंडेंस हो रहे हैं और अपीयर होना शुरू हो रहे हैं। तो ये कुछ तब्दीलियां, न्यूक्लियोलस जोन सा वो भी डिसअपियर होना शुरू हो रहा है। तो ये प्रोफेज में तब्दीलियां शुरू हो जाती हैं। और फिर आगे है प्रोमेटाफेज, जिसको हम लेट प्रोफेज भी आप कह सकते हैं। तो इसके अंदर देखें आपके पास जो न्यूक्लियर इनवेल्प है तकरीबन डिसअपियर हो चुकी है, ये थोड़ी सी रह गई है। और सेंट्रोसोम ऑपोजिट पोल पर जा चुके हैं और बाइपोलैरिटी बन चुकी है। और इनके दरमियान ये स्पिंडल फाइबर्स जोन से हैं ये भी बन चुके हैं। स्पिंडल फाइबर तीन तरह के यहाँ पे बन चुके हैं। एक जिन्होंने ये काइनेटोकोर के पॉइंट से अटैच है, ये देखें जहां पे दोनों क्रोमेटिड्स आपस में अटैच होते हैं ना, वहां पे एक प्रोटीन होती है जिसको हम कहते हैं काइनेटोकोर प्रोटीन। और जो माइक्रोट्यूब्यूल, जो स्पिंडल फाइबर उस काइनेटोकोर प्रोटीन के साथ अटैच होते हैं उन्हें काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल कहते हैं। और जो इधर से निकलते हैं और इधर से निकलते हैं आपस में अटैच होते हैं वो नॉन काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल या पोलर माइक्रोट्यूब्यूल कहलाते हैं, क्योंकि इधर वाले पोल और इधर वाले पोल से निकल रहे हैं। और कुछ जो बाहर को ओरिजिनेट कर जाते हैं उनको हम एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल कहते हैं, क्योंकि एस्टर लफ्ज स्टार से है, स्टार की रोशनी जिस तरह से रेडिएट हो जाती है। जो सेंट्रियोल्स हैं वो ऑपोजिट पोल पर उन्होंने जाके बाइपोलैरिटी बना दी है। माइक्रोट्यूब्यूल्स ओरिजिनेट हो चुकी हैं। क्रोमाटिन जो से हैं वो क्रोमोसोम की शक्ल में बिल्कुल वाजे नजर आ रहे हैं। जो न्यूक्लियोलस है वो बिल्कुल डिसअपेयर हो चुका है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो सी है वो भी डिसअपेयर हो चुकी है। तो ये तब्दीलियां प्रोफेज में मुकम्मल हो गई। अब बात करते हैं मेटाफेज की। याद रखें ये जो प्रोफेज है ना, प्रो का मतलब है अर्ली स्टार्ट फेज और मेटा का मतलब है मिडल। इसे इस वजह से मेटाफेज कहते हैं कि इसमें क्रोमोसोम मिडल पे अरेंज हो जाते हैं, इक्वेटर पे अरेंज हो जाते हैं। इक्वेटर कहते हैं दो पोल्स के दरमियान वाला जो हिस्सा होता है उसे हम इक्वेटर कहते हैं। अब यहाँ पे देखें तो ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स आपको नजर आ रही है रेड कलर की, ये तीन तरह की होती हैं। एक माइक्रोट्यूब्यूल्स जो सेंट्रियोल से निकलती हैं और उन्होंने क्रोमोसोम को काइनेटोकोर वाले मुकाम से पकड़ा होता है, काइनेटोकोर के साथ जुड़ी होती हैं। जैसे कि बताया कि ये सेंट्रियोल के ऊपर ये काइनेटोकोर प्रोटीन होती है, तो उन माइक्रोट्यूब्यूल्स को काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स कहेंगे। कुछ माइक्रोट्यूब्यूल होती हैं जो इधर से निकलती हैं और इधर से निकलती हैं, आपस में अटैच हो जाती हैं। देखें यहाँ से निकली, यहाँ से निकली, ये आपस में अटैच हो गई। ये इन्हें हम कहते हैं पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स, क्योंकि ये दोनों पोल से आ रही होती हैं। और कुछ होती हैं एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल। एस्ट्रल स्टार से है, जिस तरह स्टार की रोशनी बाहर को रेडिएट करती है तो ये भी बाहर को निकल जाती हैं, ये किसी के साथ अटैच नहीं होती। तो यहाँ पे इन तीनों माइक्रोट्यूब्यूल से जो स्ट्रक्चर आपको बना नजर आ रहा है जिसमें क्रोमोसोम दरमियान में रेंज है, इसको हम कहते हैं माइटोटिक ऑपरेटस। इसको मेटाफेज प्लेट भी कहते हैं।
और यहाँ पे इंसान के अंदर फर्ज करें 46 क्रोमोसोम है, तो 40 के 40 क्रोमोसोम यहाँ पे रेंज होंगे। हमने आपको आसानी के लिए 3 बनाए हुए हैं, 40 के 40 रेंज होंगे और हर क्रोमोसोम के 2 क्रोमेटिड्स होंगे। काइनेटोकोर और पोलर माइक्रोट्यूब्यूल को स्पिंडल भी कहते हैं। तो लिहाजा माइटोटिक अपरेटस ऐसा स्ट्रक्चर है जो एस्ट्रल और स्पिंडल माइक्रोट्यूब्यूल्स के मिलने से बनता है। अगर हम इसके फंक्शन की बात करें तो माइटोटिक अपरेटस का फंक्शन ये है कि ये क्रोमोसोम को अलाइन करता है और इनको सेपरेट करता है। इसका काम है इस तरह से सेपरेट करना कि क्रोमोसोम की दोनों न्यूक्लियस के अंदर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए। फिर मेटाफेज के बाद अगली फेज है एनाफेज। एना का मतलब है अप। इसमें क्रोमेटिड्स यानी आधे इस वाले पोल की तरफ अप हो जाते हैं और आधे इस वाले पोल की तरफ। इसमें ये कैसे स्टार्ट होती है कि ये जो काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स है ना, ये कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू कर देती हैं। यानी इधर वाली इस तरफ को कॉन्ट्रैक्ट करेगी, इधर वाली काइनेटोकोर इस तरफ को कॉन्ट्रैक्ट करेगी। और जो ये जो पोलर माइक्रोट्यूब्यूल हैं ये इलोंगेट करना शुरू कर देती हैं, यानी ये इस तरफ को जोर लगाते हैं इस तरफ को, और काइनेटोकोर इस तरफ। आप बिल्कुल इस तरह से समझें जैसे आपने कोई दरवाज़ा खोलना हो तो दरवाजे को पकड़ के इस बाजू से इस तरफ खींचेंगे और दीवार को आप इस तरफ जोर लगाएंगे, तो ऐसे आप दरवाज़ा खोलेंगे। तो बिल्कुल इसी तरह पोलर इलोंगेट करेंगी और काइनेटोकोर कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, जिसकी वजह से क्रोमोसोम का ये जो इधर वाला क्रोमेटिड है वो इस वाले पोल की तरफ आना शुरू हो जाएगा, इधर वाले इस पोल की तरफ। यहाँ पे देखें एनाफेज में आधे जो क्रोमोसोम के आधे क्रोमेटिड्स हैं वो इस तरफ वाले पोल की तरफ आ रहे हैं और आधे इस तरफ वाले पोल की तरफ जाना शुरू हो गए हैं। और टीलोफेज लफ्ज़ टेल से निकला है, यानी ये आखिरी स्टेज है जिसमें ये जो क्रोमेटिड्स हैं वो इधर वाले पोल पे पहुंच जाते हैं और इधर वाले पोल पे पहुंच जाते हैं। और अब टीलोफेज में बिल्कुल वही तब्दीलियां होती हैं जो कि प्रोफेज में हुई थी, लेकिन उसके उलट होती हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, जो क्रोमेटिड्स इधर वाले पोल पे आए हैं वो अनकंडेंस होके क्रोमेटिन की शक्ल इख्तियार कर लेंगे। न्यूक्लियर इनवेल्प जो है वो रीअपियर हो जाएगा, न्यूक्लियोलस नजर आना शुरू हो जाएगा। जो सेंट्रियोल से माइक्रोट्यूब्यूल्स बनी थी वो भी सारी डिसअपियर हो जाएंगी, वो भी ख़त्म होना शुरू हो जाएंगी, डीजनरेट होना शुरू हो जाएंगी। तो इस तरह से आप देखें एक सेल का जो न्यूक्लियस था वो 2 में तकसीम हो चुका है और इसको हम कहते हैं कैरियोकाइनेसिस। फिर अगर हम बात करें साइटोकाइनेसिस की, तो साइटोकाइनेसिस एनिमल और प्लांट सेल में उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। ये जो अभी हमने पढ़ी है कैरियोकाइनेसिस, ये एनिमल सेल के हवाले से पढ़ी है। अगर हम पहले बात करें एनिमल सेल की, तो एनिमल सेल जब टीलोफेज एंड हो रही होती है, लेट टीलोफेज, तो उस वक्त ये जो एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स होती हैं ये इक्वेटर वाले रीजन को, यानी ये जो दरमियान वाला इक्वेटर वाला रीजन है ना सेल का, उसको पैगाम भेजती हैं और इक्वेटर वाले रीजन पे एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन जो है वो इकट्ठी होना शुरू हो जाती है। यहाँ पे देखें इक्वेटर पे ये जो अंदर रेड कलर में मैंने बनाई है ये एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन है और ये इकट्ठी होकर एक कंट्रैक्टाइल रिंग बनाती है और वो रिंग सेल मेम्ब्रेन को अंदर की तरफ दबाती है, इन्वेजिनेट करती है, यानी चारों तरफ से अंदर को खींचती है। और ये दबाती आखिरकार जिस तरह गुब्बारा दरमियान से आप अंदर को करें तो ये क्लीवेज फरो बनती है और एक सेल आखिरकार 2 में तकसीम हो जाता है। जबकि साइटोकाइनेसिस इन प्लांट सेल की बात करें तो प्लांट सेल में ये कंट्रैक्टाइल रिंग नहीं बनती, बल्कि प्लांट सेल जब मेटाफेज स्टेज पे होता है तो उसमें गोल्जी ऑपरेटस से कुछ वेजिकल थैलीनुमा स्ट्रक्चर बनते हैं जिन्हें हम कहते हैं फ्रेगमोप्लास्ट। तो जब टीलोफेज मुकम्मल हो जाती है तो वही फ्रेगमोप्लास्ट दरमियान में अरेंज होना शुरू हो जाते हैं, यानी सेल के दरमियान में इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं और फिर वो चारों तरफ वो थैलियाँ मिलती जाती हैं और आखिर वो सेल मेम्ब्रेन सेल वॉल तक पहुँच जाती हैं वो फ्रेगमोप्लास्ट थैलियाँ। और वही फ्रेगमोप्लास्ट की जो मेम्ब्रेन है ना, ये मेम्ब्रेन यही इस सेल की सेल मेम्ब्रेन बना देती है और इन फ्रेगमोप्लास्ट के अंदर प्रीकर्सर सब्सटेंस होते हैं, ऐसे सब्सटेंस जिन्होंने इस सेल की सेल वॉल बनानी होती है। तो आखिरकार ये दरमियान से अलहदा होकर ये यानी वो सेल वॉल भी बन जाती है और ये इधर वाला सेल अलहदा हो जाता है और इधर वाला सेल अलहदा, यानी इधर वाली जो मेम्ब्रेन है वो इधर वाले सेल की मेम्ब्रेन और इधर वाले सेल की मेम्ब्रेन, और वो प्रीकर्सर सब्सटेंस सेल वॉल बना देते हैं और फिर एक सेल जो है प्लांट सेल 2 में तकसीम हो जाता है। तो ये था आज का लेक्चर, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।